हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंटली सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। आज 21 जनवरी है और आज सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक के सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 20 जनवरी तक, उनका पूरा निचोड़ देखने वाले हैं हम। सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए आने वाली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, टीचर के लिए क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में अंक कम देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको लग रहा है जो सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है वो रह गया। ये देखिए, सीडीपी की हम बात कर रहे हैं। स्कीमा के बारे में कौन बात करते हैं? तो स्कीमा के बारे में बात करते हैं जीन पियाजे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको पियाजे की थियोरी में इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर अथॉरिटेरियन लेवल है, शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है या फिर अनुभव केंद्रित है? तो फ्रेंड्स, जो सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, ये तो सही लग रहा है। बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये भी सही है। और ऑप्शन देखते हैं, नैतिकता द्वारा या उपर्युक्त सभी द्वारा? तो उपर्युक्त सभी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज हम थियोरी नहीं करेंगे क्योंकि थियोरी मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है। आज हम ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऑप्शन है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत। जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, ये भी हमें सही, थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा नहीं भी है। और ऑप्शन देख लेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है। ठीक है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, या फिर उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उससे हम तभी क्वेश्चन पूछेंगे जब वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए उत्साहित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रशासनात्मक, बी है शिक्षाप्रद, सी है आदर्शवादी, डी है निदेशात्मक। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी है, आप लोग भी कर लेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, यानी कि एसिलरेट कर सकता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने से, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने से, या फिर विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने से। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से आप सिर्फ वास्तविक अपेक्षाएं रखें। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होगा? गहन प्रतियोगिता होगी, या उच्च नैतिक विकास होगा, या समूह में द्वंद्व होगा, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा? तो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इससे क्या होगा? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। ठीक है, क्योंकि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तो वह डैश कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण इसलिए क्योंकि जो पूर्व का ज्ञान है, आपका प्रीवियस नॉलेज है, वो जो है नई स्थितियों के सीखने में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, कैसे सीखते हैं बताना है। ऑप्शन ए है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से शिक्षक से, या वैयक्तिक रूप से, या फिर समूहों से,
ये तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें ये होगा कि वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखेंगे, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो फ्रेंड्स, ये विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो अभिप्रेरणा होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जब कोई बच्चा कोई भी काम अपने मन से करता है, उसकी रुचि होती है उसमें, ठीक है। और बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जब बच्चा कोई भी काम किसी रिवॉर्ड के लिए करता है कि इससे मुझे प्राइज़ मिलेगा इसलिए मैं ये काम करता हूँ, वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इन दोनों में से बेस्ट अभिप्रेरणा होती है फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा, इसे आप अच्छा मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको पॉजिटिव चीज़ पूछा हो और आंतरिक दिख जाए तो वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? बताइए। ऑप्शन ए है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी है मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी है भाषा निर्देशित अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं। बताइए ये किस में सहायता करती हैं? क्या ये दुश्चिंता में सहायता करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये बाहर हो गया। क्या ये सामाजिकरण में सहायता करेंगी? ये तो सही लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। आक्रामकता में सहायता करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मूल्य द्वंद्व में? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ये जो है सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन में हेल्प करेंगी। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है फ्रेंड्स सोशलाइजेशन से कि परिवार सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है। तो जो परिवार होती है वो सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी है, ये आप ध्यान रखिए। ये बहुत सारी शिफ्ट में पूछा जा चुका है, मैंने आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया है, ठीक है। और वहीं पर अगर आ जाए स्कूल या पास पड़ोस सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है, तो फ्रेंड्स वो हमेशा सेकंड एजेंसी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, ऑप्शन ए है संबंध स्थापित करता है, या सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, या व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक यानी कि स्टैटिक बना रहता है, या ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आपको करवाई है, जिसने भी मेरी पेडागोजी की सीरीज़ देखी होंगी ना, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस सभी की, उन सभी में मैंने आपको बताया है जब भी टीचर प्रभावी व्याख्यान देंगे तो वहाँ पर जेस्चर होंगे, यानी कि टीचर हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि एक सुर में टीचर पढ़ा ले जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। जेस्चर होते हैं, हाव भाव होते हैं, कभी उनकी टोन जो है अप होगी, कभी लो होगी, ठीक है, अप एंड राइज होते रहता है। और जेस्चर होते हैं, हाथ के तरीके, हाव भाव चेंज करना, ये सारी चीज़ें। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से करवाई है फ्रेंड्स, जिन्होंने भी देखी है वो ये क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है शैक्षिक टेलीविज़न, बी है शैक्षिक प्रसारण, सी है ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम OHP बोलते हैं। जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने OHP पढ़ा होगा, है ना। ऑप्शन डी है टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखते हैं, शैक्षिक टेलीविज़न, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने CDP के क्वेश्चन देख लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। अब हम देखेंगे EVS में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया। अब देखिए पर्यावरण। पर्यावरण आपको करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इस बार CTET ऑनलाइन में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, इनको छोड़कर आप नहीं जा सकते। टॉपिक है फ्रेंड्स निपुण भारत। आप नोट कर लीजिए, निपुण भारत मिशन से इस बार क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए 4 दिन पहले मैंने निपुण भारत के ऊपर वीडियो बनाई है। लगभग 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स ने देख ली है, आप भी देख लीजिए। अगर आप उसे देख लेंगे ना तो निपुण भारत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप एक भी गलत नहीं करेंगे। निपुण भारत के लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, एक में पूरी थियोरी समझाई है कि निपुण भारत होता क्या है, और दूसरी वीडियो में मैंने सारे MCQs करवाए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं NCF 2005, इससे भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। और नेक्स्ट है NEP 2020। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इसके साथ CCE कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये सब मैंने आपको करवाया है पेडागोजी की सीरीज़ में। चलिए अब EVS के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो वो कौशल है फ्रेंड्स स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ एंड दिशाओं की समझ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कितने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड आपको मिल रहे हैं। मैंने टैग वर्ड्स की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हुई थी। साथ ही साथ मेरे पास जो भी नोट्स रहते हैं वो मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने टैग वर्ड्स आपको बताए थे, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, अवसर प्रदान करना बच्चों को, वास्तविक स्थितियों में बच्चों को पढ़ाना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जितने भी CTET पेपर 2 वाले स्टूडेंट हैं और जो साइंस एंड मैथ्स स्ट्रीम से हैं, मैंने 2011 से लेकर के 2022 तक साइंस में जितने भी न्यूमेरिकल बने हैं वो सब सॉल्व करके PDF बनाई है और PDF भी टेलीग्राम पर डाली हुई है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उस PDF को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि साइंस में एक न्यूमेरिकल हमेशा बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो वो फ्रेंड्स दूध पनीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्न सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला एंड खीरा, इन सभी के अंदर बीज होते हैं, यानी कि सीड होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इनको याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपका EVS में ही नहीं, इवन साइंस में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की है? तो वो है फ्रेंड्स, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, बनियन ट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक होती है। ये क्वेश्चन भी साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, EVS में तो है ही है, साइंस में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो वो ये है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कुछ जो वेजिटेबल होती हैं वो फ्रूट्स भी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स डेटा संग्रह का विकास करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो राइट आंसर होगा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। तो वो हैं डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताऊं आपको, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, वायरस से होने वाली डिजीज़,
ये आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पशु जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, एक दिन में 17 आवर्स सोता है और लगभग 40 ईयर तक जीवित रहता है, यह पशु कौन सा है? तो ये होता है फ्रेंड्स स्लॉथ। ठीक है, याद रखिएगा स्लॉथ। अब देखिए स्लॉथ के बारे में सिर्फ इतनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के मत जाइएगा, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, वो सब आप देख के जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर ऐसा है आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? वो बताता है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक, ये इसका राइट आंसर। साथ ही साथ बोझ के बिना सीखना ये किसने कहा है? ये एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देना है। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है? तो यह एक मिथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में राजस्थानी खेती करने का प्रचलन है? तो ये है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए फ्रेंड्स ईवीएस में 3 टॉपिक है ना जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हो गया रेगिस्तानी ओक, एक हो गया घटपर्णी पौधा जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं और नेपेंथीज भी कहते हैं, साथ ही साथ एक है खेजड़ी वृक्ष। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं ना जिन्हें आप स्किप नहीं करेंगे, इन्हें स्किप मत करिएगा क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और रिपीटेड बन रहे हैं हर शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है ओनली 5 मिनट की, उसमें आपको रेगिस्तानी ओक, घटपर्णी पौधा और खेजड़ी वृक्ष इन तीनों के बारे में सारी कैरेक्टरिस्टिक बताई है। वो वीडियो आप देख लेंगे तो इन तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और नोट्स तो इनके मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं। चलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए ये जो खेजड़ी वृक्ष है ना जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है और इसकी जो लकड़ी होती है वो कभी ख़राब नहीं होती है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। और जो खेजड़ी वृक्ष है इसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चींटी के डंक से रिलेटेड है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो चींटी के डंक में होता है फ्रेंड्स फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर हम बेस लगाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, साइंस में भी पढ़ा है आपने। अगर कहीं पर एसिड ज़्यादा हो गया तो उसको सही करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए, यानी कि एसिड को कम करने के लिए वहाँ पर हम बेस यूज़ करते हैं, क्योंकि जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके आने वाले शिफ्ट के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अपकमिंग सीटेट आएगा फ्रेंड्स उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको करवाऊँगी। तो बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।